बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल जीन डिसऑर्डर एंड इट्स टाइप। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। The occurrence of a disease caused by single gene mutation may occur in several main pattern or modes। तो ऐसी म्यूटेशन जो किसी क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन को अफेक्ट करे और उस वजह से जो डिजीज़ बनेगी उसको हम कह देते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। These are grouped according whether trait is sex specific or not। और ये डिसऑर्डर डिपेंड करती है उस जीन के ऊपर कि वो किस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। अगर तो वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाएगा तो फिर हम उस सिंगल जीन डिसऑर्डर को कहेंगे सेक्स स्पेसिफिक, ठीक है। और अगर वो जीन किसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर होगा तो फिर हम उसको कहेंगे सिंगल जीन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। एज अ रूल सिंगल जीन डिसऑर्डर नोन एज मेंडेलियन ट्रेट। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मेंडेलियन ट्रेट भी कहा जाता है और ये रिलेटिवली अनकॉमन है, यानी कि ये कॉमन नहीं है। हर बंदे को ये बीमारी नहीं होती, कुछ लोगों को ये होती है जिसके अंदर वो जीन डिस्टर्ब हो जाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर। तो फर्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव सिंगल जीन डिसऑर्डर, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड लास्ट पे है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक को हम एक्स लिंक भी कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है कि ये क्या चीज़ होती है। डोमिनेंट डोमिनेंट का मतलब क्या है? सिंगल कॉपी ऑफ म्यूटेंट जीन इज इनफ टू कॉज डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर वो होती है जिसमें जीन की अगर एक भी कॉपी किसी नॉर्मल इंडिविजुअल में चली गई तो उसको वो डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब ही यह क्या है कि अगर एक अलील कैपिटल में है और दूसरा स्मॉल में है तो उस बंदे को वो बीमारी हो जाएगी अगर उसके पास एक कॉपी है डोमिनेंट की, ठीक है। A child of a person affected by an autosomal dominant condition has 50% chance of being affected by that condition via inheritance of a dominant allele। अब एक बच्चा पैदा होता है किसी अफेक्टेड पर्सन से, चाहे वो मदर है या फादर है, उसमें से किसी एक को डोमिनेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर है, तो वो अगर नॉर्मल पर्सन से उसकी शादी होगी। अब ये देखें आप कि ये एक अनअफेक्टेड पेरेंट है, मदर है या फादर है, कोई भी है, ये अनअफेक्टेड है और इसकी शादी हो जाती है अफेक्टेड के साथ, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है। तो अब क्या होगा कि ये जो अनअफेक्टेड है इसके पास सारे के सारे नॉर्मल क्रोमोसोम है, तो ये नॉर्मल इसके पास क्रोमोसोम होंगे। अब जो अफेक्टेड होगा उसमें से उसके एक के पास जो डोमिनेंट जीन की एक कॉपी है वो अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। अब इसका हम क्रॉस करवाते हैं तो अनअफेक्टेड पेरेंट से एक क्रोमोसोम लिया और अफेक्टेड पेरेंट से एक नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, तो जो बच्चा बनेगा वो ये बनेगा। तो ये जो बच्चा है ये क्या है? नॉर्मल बनेगा। अब नेक्स्ट अनअफेक्टेड से दूसरा क्रोमोसोम लिया, वो भी नॉर्मल, और अफेक्टेड से एक नॉर्मल क्रोमोसोम लिया तो वो भी इसके साथ मिलेगा। तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये भी नॉर्मल पैदा होगा, अनअफेक्टेड होगा। अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से हम नॉर्मल एक क्रोमोसोम ले रहे हैं, यहाँ से हमने अफेक्टेड क्रोमोसोम लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या बन जाएगा? अफेक्टेड। क्यों अफेक्टेड बना? क्योंकि बच्चे के पास एक अफेक्टेड कॉपी आ गई है उस जीन की, डोमिनेंट जीन की अफेक्टेड कॉपी आ गई है। तो एक भी कॉपी आ गई किसी इंडिविजुअल में तो उसमें वो डिजीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम अनअफेक्टेड से एक और क्रोमोसोम लें और अफेक्टेड से अफेक्टेड क्रोमोसोम लें तो ये हमारे पास फोर्थ आ जाएगा इंडिविजुअल। तो ये भी क्या होगा? अफेक्टेड होगा और इसके पास भी एक कॉपी है डोमिनेंट जीन की जो अफेक्टेड है। तो ये है इसकी जेनेटिक बेसिस जो हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस की। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एक अफेक्टेड पर्सन है, एक अफेक्टेड पेरेंट है, उसकी शादी अनअफेक्टेड के साथ होती है तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से 50% बच्चे अफेक्टेड होंगे और 50% नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स पढ़नी है, हमने उसकी जेनेटिक बेसिस जो हमने एग्जांपल अब पढ़नी है उसकी जेनेटिक बेसिस यही है।
दोनों की कॉमन जेनेटिक बेसिस होगी। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डोमिनेंट सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं जो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर हो सकती है। तो फर्स्ट है ब्रैकिडेक्टाइली और हंटिंगटन डिजीज़। अब सबसे पहले ब्रैकिडेक्टाइली देखें, ये क्या डिजीज़ होती है। ब्रैकिडेक्टाइली इज़ अ शॉर्टनिंग ऑफ फिंगर, फिंगर शॉर्ट हो जाते हैं, टॉयज शॉर्ट हो जाते हैं ड्यू टू अनयूजली शॉर्ट बोन, और बोन भी क्या हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं ब्रैकिडेक्टाइली, और ये क्या है, इनहेरिटेड कंडीशन है, और इसकी जेनेटिक बेसिस बिल्कुल वही है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। नेक्स्ट है द मेन सिम्टम्स ऑफ ब्रैकिडेक्टाइली इज़ फिंगर टॉज बोथ दैट आर शॉर्टर दैन नॉर्मल। तो इसकी सिम्टम्स में क्या है कि उसके जो टॉयज़ हैं, फिंगर हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल से शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये उसकी फिंगर्स हैं हाथ की, तो आप इसमें हैंड की फिंगर देखें तो ये नॉर्मल से ज़्यादा छोटी होती हैं, तो इसको हम कह देते हैं ये ब्रैकिडेक्टाइली है। नेक्स्ट है हंटिंगटन डिजीज़, ये भी डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इज़ अ इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट कॉज नर्व सेल, और ये नर्व सेल्स को क्या करती है, ग्रेजुअली ब्रेक डाउन एंड डाई। तो ये नर्व सेल्स को ब्रेक करती है ये वाली डिजीज़, और इससे क्या होता है कि वो नर्व सेल्स जब ब्रेक होते हैं तो वो मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो सही तरह से काम नहीं करता। अच्छा, दिस डिजीज़ अटैक एरिया ऑफ ब्रेन, उस ब्रेन के एरिया पर इफेक्ट करती है। हेल्प टू कंट्रोल वॉलंट्री, जो हमारे वॉलंट्री एक्शन होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं एक्शन, उस एक्शन को ये अटैक करती है, उस एक्शन पर अफेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये देखें, ये नॉर्मल ब्रेन है। अब इसमें आप ये देख लें कि इसमें ये नॉर्मल न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसमें आप देखें कितना बड़ा खला आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो न्यूरॉन हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक होने के बाद वो मर जाते हैं, और ये उसके दरमियान ये एम्प्टी स्पेस रह जाती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। बाकी रहेगी इसकी जेनेटिक बेसिस, वो बिल्कुल वही सेम जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस की थी। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर थी उसकी जेनेटिक बेसिस हमने लास्ट स्लाइड पर डिस्कस कर ली है, बिल्कुल वही इसकी जेनेटिक बेस है। अब नेक्स्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव सिंगल जीन डिसऑर्डर। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव सिंगल जीन डिजीज अक्कर ओनली इन इंडिविजुअल विद टू म्यूटेंट एलील। तो ये जो डिजीज़ है उस वक्त होगी जब किसी के पास किसी अफेक्टेड जीन की दोनों कापियाँ रिसेसिव फॉर्म में होंगी, तो ये उस इंसान को ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है फॉर एनी गिवन जीन अ पर्सन इनहेरिट वन अलील फ्रॉम हिज हर मदर एंड वन अलील फ्रॉम हिज हर फादर। तो इससे अफेक्टेड जो बंदा होगा उसके पास दोनों अलील होंगी, तो तब जाके इसको बीमारी होगी। और वो दोनों अलील कहाँ से आएंगी, एक फादर से आएगी और एक मदर से आएगी। अब इसकी हम जेनेटिक बेसिस देखते हैं कि ये हमारे पास अनअफेक्टेड पेरेंट है, चाहे आप इसको मेल कंसीडर कर लें या फीमेल कंसीडर कर लें, वो आपकी मर्जी है। अब इसमें क्या होता है कि इसके पास जो नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम की जो इसकी जो जीनोटाइप है वो नॉर्मल है। इसके पास जो अलील हैं रिसेसिव सिंगल जीन डिसऑर्डर के वो नॉर्मल है, इसमें कोई डिजीज़ नहीं है। अच्छा, अब दूसरा जो पर्सन है वो कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या है कि उसके पास एक जीन की कॉपी नॉर्मल है, ये नॉर्मल कॉपी है, और एक उसके पास अफेक्टेड कॉपी है, तो इसको हम कैरियर कहते हैं। अब ये दोनों पेरेंट्स को कोई बीमारी नहीं है, इनमें से एक कैरियर है यानी कि उसके पास बीमारी का एक अलील है, लेकिन दूसरा जो है वो नॉर्मल है। तो अब इसका अगर हम क्रॉस करवाएं, यहाँ से हम एक नॉर्मल क्रोमोसोम दे रहे हैं और यहाँ से भी हमने एक नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसी तरह अब यहाँ से हमने दूसरा नॉर्मल क्रोमोसोम लिया और यहाँ से भी हमने वो नॉर्मल क्रोमोसोम लिया, तो इससे भी जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक नॉर्मल क्रोमोसोम लेना है, यहाँ से एक अफेक्टेड क्रोमोसोम लेना है। तो जो बच्चा पैदा होगा वो होगा तो नॉर्मल, लेकिन उसको हम कैरियर कहेंगे कि उसके पास उस जीन बीमारी का जीन तो आ गया है, लेकिन बीमारी उसमें शो नहीं होगी क्योंकि उसके पास जीन की कॉपी एक आई है। अगर दो होती तो फिर जाके उसको वो बीमारी होनी थी। अब यहाँ पे हमने एक और क्रोमोसोम लिया नॉर्मल और यहाँ से अफेक्टेड लिया, तो ये भी जो बच्चा पैदा होगा ये नॉर्मल होगा, लेकिन ये कैरियर होगा क्योंकि इसके पास एक कॉपी है रिसेसिव जीन की, रिसेसिव अलील की, तो इसलिए इसको बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन ये आगे जीन ट्रांसफ़र करेगा अपने बच्चों को। ठीक है, तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव सिंगल जीन डिसऑर्डर की जेनेटिक बेसिस। अब हमने इसकी टाइप्स, इसकी एग्जांपल देखनी है, उसमें हमने इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना है। इसकी जेनेटिक बेसिस सेम है, ये हमने 3 से 4 डिज़ीज़ देखनी है, और उसकी जेनेटिक बेसिस जो हमने अभी ये वाली डिस्कस की हैं, ये वाली, तो ये सब की जेनेटिक बेसिस सेम हो।
सिर्फ डिजीज़ का फ़र्क होगा, जेनेटिक बेसिस सबकी सेम होगी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की। तो सबसे पहले है सिकल सेल एनीमिया, फिर फिनाइल कीटोनूरिया और अल्कैप्टोनूरिया डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिफेक्टेड हेमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव पैदा होती है किसी इंडिविजुअल में। इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। तो जब हेमोग्लोबिन अफेक्टेड होगी, डिफेक्टिव हो पैदा होगी, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी। ठीक है। सिकल सेल टर्न टू स्टिक टुगेदर ब्लॉकिंग स्मॉल ब्लड वेसल काजिंग पेनफुल एंड डैमेजिंग कॉम्प्लिकेशन। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो सिकल टाइप होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो सेल है इसको कहते हैं ये सिकल टाइप है और ये नॉर्मल सेल है। अब ये जो सिकल सेल हैं ये एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के साथ ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका डायामीटर बहुत छोटा होता है, तो वहाँ ये सेल फंस जाते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करते हैं। जब रुकावट पैदा होती है ब्लड की सर्कुलेशन में तो उस आदमी को पेन होता है, फिर वो ब्लड वेसल भी डैमेज होती है। अब यहाँ पे देखें कि कौन सी म्यूटेशन हुई थी सिकल सेल एनीमिया में, तो ये बीमारी हुई है। अब ये देखें, ये नॉर्मल इंसान है, इसके अंदर ये नॉर्मल जीन होता है जिसकी सीक्वेंस होती है GAG। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब म्यूटेशन हो जाती है तो यहाँ पे आप देखें GAG आना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है GTG आ जाता है, यानी कि ए की जगह को रिप्लेस कर दिया है टी ने। ठीक है, तो ये म्यूटेशन हुई। अब जब GTG आ जाएगा तो इसकी हो गई फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन होगी, mRNA बनेगा। तो वो mRNA क्या बना देगा, GUG बन जाएगा। अब ये जो GUG है ये बनाता है अमाइनो एसिड विलाइन। ठीक है, जबकि नॉर्मल इंसान के अंदर जो जेनेटिक कोड बना था वो था GAG। ये जो है जेनेटिक कोड ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया गया विलाइन से। तो जब विलाइन से रिप्लेस होगा तो हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगी और उस वजह से फिर ब्लड सेल की शेप सिकल सेल हो जाती है और रॉड शेप नहीं रहती। तो ये सिकल सेल ब्लड वेसल में गुजरते हैं तो ब्लड वेसल को डैमेज करते हैं, वहाँ फंस जाते हैं, पेन होती है उस बंदे को। ठीक है, इसकी जेनेटिक बेसिस वो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया इज़ एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन जीन। तो जीन में म्यूटेशन होती है दैट कोड द एंजाइम फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एंजाइम होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम किसी आदमी के अंदर नहीं बनेगा उसको बीमारी हो जाती है फिनाइल कीटोनूरिया। अब ये एंजाइम किस आदमी के अंदर नहीं बनेगा, उस आदमी के अंदर नहीं बनेगा जिसके पास जीन ये वाला नहीं होगा जो इस एंजाइम को बनाए। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन हैज़ these mutation he or she cannot properly manufacture phenylalanine hydroxylase enzyme, so he or she is subsequently unable to break down amino acid phenylalanine। तो जब ये इसके पास एंजाइम नहीं होगा तो फिर ये इस अमाइनो एसिड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, फिनाइलएलानिन को। जब ये ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट फिनाइल कीटोनूरिया अकामुलेट हाई लेवल। तो ये फिर उस आदमी के अंदर ज़्यादा अकामुलेट होने लगता है और फिर ये यूरिन के ज़रिए से इंसान की बॉडी से बाहर आने लगता है, बिल्ड अप इवेंचुअली। और क्या होता है कि क्योंकि ये फिनाइलएलानिन हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्योंकि फिनाइलएलानिन आगे ब्रेक नहीं हो पाता तो जो ब्रेन को अमाइनो एसिड चाहिए था वो ब्रेन को मिल नहीं पाता। तो फिर इस वजह से क्या हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, यानी कि इंसान का दिमाग का जो काम नॉर्मल था वो नॉर्मल काम नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, इंसान का बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें कौन सी म्यूटेशन हुई थी नॉर्मल जीन में। ये नॉर्मल जीन है, इसमें आप देखें और लास्ट पे जी है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ए के साथ। जब रिप्लेस करेगा तो फिर ये वाला एंजाइम नहीं बनेगा, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइलएलानिन को ब्रेक नहीं करेगा। जब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलेगा। तो फिनाइलएलानिन बॉडी के लिए ज़रूरी था, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी था, लेकिन वो यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। इसकी जेनेटिक बेसिस हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी है, सिंगल जीन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में। तो वही इसकी जेनेटिक बेसिस है।
नेक्स्ट है अल्केप्टोनूरिया। अल्केप्टोनूरिया इज़ अ रेयर genetic metabolic disorder characterized by accumulation of homogenetic acid in the blood। अच्छा, अब ये अल्केप्टोनूरिया जो है ये होता है एक सब्सटेंस है, उसको कहते हैं होमोजेनेटिक एसिड। ये एसिड जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर अकामुलेट होने लगता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है अल्केप्टोनूरिया। अच्छा, अब ये अकामुलेट होता क्यों है? affected individual lack enough functional level of enzyme। तो इस ऐसे इंडिविजुअल के पास ये एंजाइम नहीं होता जो होमोजेनेटिक एसिड को ब्रेक करे। ठीक है, जब ये ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? अफेक्टिव इंडिविजुअल में हैव डार्क यूरिन। तो ये यूरिन के ज़रिए इंसान की बॉडी से बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलता है तो ये ऑक्सीजन के साथ, यानी कि हवा के साथ जब ये एक्सपोज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अपना जो कलर है वो ये ब्लैक शो करता है। तो इस वजह से जब ये यूरिन से बाहर, यानी कि यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, तो हमारे यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ पे देखें आप कि ये एक प्रोटीन है, ये ब्रेक हुई तो बन गया फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन ब्रेक हुई तो वो बन जाता है टायरोसिन। अब ये टायरोसिन बना देता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं मेलानिन। ठीक है। अच्छा, टायरोसिन और भी बहुत सारे केमिकल बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरोविक एसिड बनाएगा। फिर ये ब्रेक होगा तो बन जाता है होमोजेनेटिक एसिड। अगर होमोजेनेटिक एसिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम है हमारे पास, ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो फिर तो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है। अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो गया है, यानी कि ये एंजाइम बन ही नहीं रहा, तो फिर ये होमोजेनेटिक एसिड जो है ये फिर हमारे यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? अल्केप्टोनूरिया। ठीक है। अब इसकी जेनेटिक बेसिस हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ ली थी, ऑटोसोमल रिसेसिव सिंगल जीन डिसऑर्डर में। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब ये क्या होते हैं? अ कंडीशन कैन बी पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू म्यूटेशन इन ए जीन ऑन सिंगल एक्स क्रोम। अच्छा, ये जो बीमारी है ये उस बच्चे को होती है जिस बच्चे के अंदर एक्स क्रोमोसोम आ जाए और उसके ऊपर डोमिनेंट कॉपी हो इस अफेक्टेड जीन की, तो फिर उस बंदे को वो बीमारी हो जाती है जिसको हम कह देते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। इन फीमेल, अगर फीमेल में देखें तो एक्स कितने होते हैं उसके पास? 2x होता है। अ म्यूटेशन इन जीन ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज इनफ टू कॉज डिसऑर्डर। तो फीमेल के अंदर क्योंकि एक्स होता है, अगर ये अफेक्टेड है तब भी फीमेल को बीमारी हो सकती है। अगर ये नॉर्मल है लेकिन ये अफेक्टेड है तो इससे भी इसको बीमारी हो सकती है। यानी कि फीमेल अफेक्टेड होने के चांसेस एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है। फादर फादर कैन नॉट पास एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन टू देयर सन। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो बाप है अगर वो अफेक्टेड है तो उसका जो जीन है एक्स लिंक वो उसके बेटे में, यानी कि उसके सन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? इसका आंसर इस तरह से आपको नज़र आएगा। इसमें आप देखें कि ये फादर है वो अफेक्टेड है, ठीक है, और फादर के पास ये एक्स क्रोमोसोम है। अब फादर जो है वो एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपनी बेटी को देगा। फादर ने अपना एक्स क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को देना है। बेटे को एक्स क्रोमोसोम फादर नहीं देता, हमेशा मदर देती है। ठीक है। अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी जितनी भी बेटियां पैदा होगी वो सारी की सारी अफेक्टेड होंगी। ठीक है। और अगर फादर अफेक्टेड है तो उसके सारे बेटे अनअफेक्टेड हो। इसी तरह आप इधर आ जाएं। अब फादर अनअफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है, तो अब इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं? इसमें चांसेस हो सकते हैं 50% डॉटर अफेक्टेड हो सकती है और 50% बेटा अफेक्टेड हो सकता है। ये देखें आप। अब हम इसका क्रॉस करवाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अफेक्टेड फादर लिया और अनअफेक्टेड मदर ली। अफेक्टेड फादर का मतलब है इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड है, वाई नॉर्मल है। अनअफेक्टेड मदर का मतलब क्या है कि इसके पास दोनों एक्स जो है वो क्या है? नॉर्मल है। अच्छा, अब हमने क्या क्रॉस करवाया? फादर से अफेक्टेड एक्स आया, मदर से अनअफेक्टेड एक्स आया, तो जो बेटी बनी वो क्या बनी? अफेक्टेड बनी।
तो बेटी के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम चला गया डोमिनेंट वाला, और वो बाप ने दिया था, तो बाप से करैक्टर किस में चला गया, बेटी के अंदर चला गया। अब इसी तरह अगर हम दूसरा क्रॉस करवाएं, तो दूसरा क्रॉस में क्या होगा कि बाप से अफेक्टेड एक्स लेना है, माँ से अब दूसरा अनअफेक्टेड एक्स लेना है, तो बेटी वही बनेगी, अफेक्टेड बनेगी। तो ये हमने सिर्फ 2 बच्चे पैदा करवाए हैं इधर, वैसे तो 4 होने चाहिए, हमने 2 इसलिए करवाए हैं क्योंकि जितनी भी बेटियां पैदा होंगी अफेक्टेड फादर से, वो सारी की सारी अफेक्टेड ही हों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बेटा पैदा करवाना है, तो बाप क्या देगा, बेटे के लिए वाई देगा, माँ एक्स देगी, तो बेटा क्या आएगा, अनअफेक्टेड। क्यों, क्योंकि माँ के पास अफेक्टेड एक्स है ही नहीं, नॉर्मल एक्स है, तो माँ ने एक्स बेटे को देना होता है, बाप ने एक्स बेटी को देना होता है। माँ ने एक्स बेटी को भी देना होता है, तो बेटी को उन्होंने एक्स दिया था वो नॉर्मल था, लेकिन बाप ने जो एक्स दिया वो नॉर्मल नहीं था, तो इसलिए एक्स लिंक डोमिनेंट में ज़्यादा जो चांसेस अफेक्टेड होने के हैं वो बेटी के होते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाए, दूसरा क्लास है जिसमें हमने अनअफेक्टेड फादर लिया और अफेक्टेड मदर ली। अफेक्टेड मदर का मतलब क्या है कि इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है। अब इसमें अब हम क्रॉस करवाएं, कोई बाप से एक्स नॉर्मल लिया, माँ से एक्स नॉर्मल लिया, तो बेटी पैदा हुई वो नॉर्मल हुई, अनअफेक्टेड हुई। अब दूसरा, बाप से हमने अनअफेक्टेड एक्स लिया, माँ से अफेक्टेड एक्स ले लिया, तो जो बेटी पैदा होगी वो क्या पैदा होगी, अफेक्टेड पैदा होगी, क्योंकि उसके अंदर माँ का एक्स चला गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बाप ने वाई दिया, माँ ने नॉर्मल एक्स दिया, तो जो बेटा पैदा होगा वो क्या होगा, अनअफेक्टेड यानी कि नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे आगे बाप ने वाई नॉर्मल दिया, माँ ने अफेक्टेड एक्स दिया, तो जो बेटा पैदा होगा वो अफेक्टेड सन होगा, उसके अंदर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर होगी। तो हम इस क्लास से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बाप अनअफेक्टेड है और मदर अफेक्टेड है और हेट्रोजाइगस है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके अंदर 50% चांसेस हैं कि वो डिजीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें फादर अफेक्टेड है, मदर अनअफेक्टेड है, तो इसमें 100% जो डाटर होती हैं, डाटर 100% अफेक्टेड होंगी, और जो सन है वो सन जो है वो 100% क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ठीक है, ये थी एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर की जेनेटिक बेसिस। अब हम देखते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सी है। तो सबसे जो कॉमन डिसऑर्डर है जो पढ़ी भी जाती है वो एक्स लिंक हाइपोफॉस्फैटेमिक रिकेट्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इज़ कॉज बाय डिफेक्टिव फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, और किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट है प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल। इसका काम क्या होता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, कैल्शियम और फास्फोरस इसको एब्जॉर्ब करवाना होता है। अच्छा, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होता है उसमें ये रीनल प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल ये कैल्शियम और फास्फोरस सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जब ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी तो जो कैल्शियम और फास्फोरस होगा वो यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो ब्लड में फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। फिर वो फास्फोरस और कैल्शियम ब्लड कहाँ से लेगा, आपकी बोन से लेगा। तो जब बोन से कैल्शियम और फास्फोरस लेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। Affected children may not present before 6 to 12 months of age and may develop deformities similar to those of vitamin D deficiency। जिस तरह विटामिन डी डेफिशिएंसी से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये जो बीमारी है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, इसमें भी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, और इसमें जो रिस्ट है वो क्या हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाती है, और इसमें जो नी है वो भी इनलार्ज हो जाता है, और लेग्स जो है वो बाव हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, झुक जाती हैं, और इसमें जो ग्रोथ है बच्चे की वो क्या हो जाती है, इम्पायर्ड हो जाती है, रुक जाती है या फिर डिफॉर्म हो जाती है ग्रोथ। अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल बोन्स हैं नॉर्मल इंसान की, और ये है जी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जिसमें आप देखेंगे कि ये हड्डी टेढ़ी नज़र आ रही है आपको, ये नी टेढ़ा नज़र आ रहा है आपको, और ये नी टेढ़ा होकर और ज़्यादा क्लोज हो गया है। तो ये इस बीमारी में होता है। इसकी जेनेटिक बेसिस हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट लास्ट पे हमने डिस्कस करना है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस रेफर टू जेनेटिक कंडीशन एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन जीन ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होगी, तो ऐसा जीन जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन वो रिसेसिव फॉर्म में होता है, उसकी अगर
म्यूटेशन हो जाती है तो फिर उसके नतीजे में जो डिजीज़ बनेगी उसको हम कह देते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अ मेल कैरिंग सच म्यूटेशन विल बी अफेक्टेड बिकॉज ही कैरी ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। मेल के पास एक्स और वाई ये होता है, हमने सिर्फ एक्स लिंक की बात की है तो मेल के पास सिर्फ होता ही एक एक्स है। तो अगर यही अफेक्टेड होगा तो साफ ज़ाहिर है कि मेल जो है वो क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा। A female carrying mutation in one gene with a normal gene on X chromosome is generally unaffected। अगर हम फीमेल में देखें तो उसके पास दो एक्स होते हैं, अगर एक अफेक्टेड है तो एक तो नॉर्मल है ना, तो ये जो नॉर्मल है ये इसको डोमिनेट नहीं होने देगा। तो ये जब इसको डोमिनेट नहीं होने देगा तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल को बीमारी नहीं होगी अगर जीन की एक कॉपी अफेक्टेड है और एक नॉर्मल है। ठीक है, अब इसकी जेनेटिक बेसिस देखें तो हमारे पास अफेक्टेड फादर है और नॉर्मल जो है अनअफेक्टेड वो मदर है। अफेक्टेड फादर का मतलब क्या है कि फादर के पास जो एक्स है वो अफेक्टेड है, ये लिख देते हैं, और वाई नॉर्मल होता है, और फीमेल वो अनअफेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बाप ने एक अफेक्टेड एक्स दिया, माँ ने एक नॉर्मल एक्स दिया, तो बेटी बन गई कैरियर, यानी कि उसके पास एक कॉपी है जीन की, अफेक्टेड जीन की, और एक नॉर्मल है। तो बेटी क्या बन जाएगी, नॉर्मल होगी लेकिन वो क्या होगी, कैरियर होगी। उसके पास जीन होगा लेकिन उसे बीमारी नहीं होगी। अब इसी तरह अब यहाँ से हमने बाप से वाई लिया, माँ से एक्स नॉर्मल ली, तो बच्चा पैदा क्या हुआ, अनअफेक्टेड हुआ। इसी तरह से दो बच्चे और ऐसे पैदा होंगे, ठीक है, जिसमें फीमेल कैरियर होंगी और सन जो है वो नॉर्मल होगा। अब आगे नेक्स्ट इसमें इसमें हमने क्या लेना है, अनअफेक्टेड फादर लेना है और मदर भी अनअफेक्टेड होगी लेकिन वो क्या होगी, कैरियर होगी। तो जीनोटाइप क्या बनेगी, एक्स वाई और एक्स अफेक्टेड एक्स नॉर्मल, ये इसकी जीनोटाइप। अब यहाँ से हमने लिया, बाप से एक्स नॉर्मल लिया, माँ से अफेक्टेड एक्स लिया, तो जो बच्ची पैदा होगी वो अनअफेक्टेड होगी, लेकिन सॉरी यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, अगर हम यहाँ से बाप से नॉर्मल एक्स लें और माँ से भी नॉर्मल एक्स लें तो जो बच्ची पैदा होगी वो अनअफेक्टेड होगी और नॉर्मल होगी। इसी तरह अगर हम दोबारा बाप से वाई नॉर्मल लें और माँ से एक्स नॉर्मल लें तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल सन पैदा होगा। इसी तरह अगर हम बाप से एक्स नॉर्मल लें, माँ से अफेक्टेड एक्स लें, तो जो बेटी पैदा होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। अफेक्टेड नहीं होगी, कैरियर होगी। उसके पास एक जीन की कॉपी है रिसेसिव फॉर्म में जो अफेक्टेड था, तो वो उसको डिजीज़ तो नहीं होगी लेकिन वो अपना इस जीन को आगे अपनी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर पाएगी। अब यहाँ से हमने वाई नॉर्मल लिया, माँ से एक्स अफेक्टेड लिया, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि उसके पास बच्चे की जो जीनोटाइप बन गई वो ये बन गई। ठीक है, एक्स अफेक्टेड आ रहा है बच्चे के अंदर तो ये अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस क्रॉस को अगर देखें तो इसमें हमें जो जनरेशन मिली है वो 25% जो है वो अफेक्टेड मिले हैं। और अगर सन की बात करें तो सन कितने हैं, वो 50% अफेक्टेड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। अगर डाटर की बात करें तो उसमें 100% डाटर जो हैं वो क्या होती हैं, अनअफेक्टेड होती हैं, अनअफेक्टेड लिखना है, अनअफेक्टेड होंगी। और इसी तरह अगर हम डाटर्स में लें तो 50% कैरियर होंगी और 50% नॉर्मल होंगी। ये तो हमने जेनेटिक बेसिस पढ़ ली, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की। आगे हमने वो डिजीज़ पढ़नी है जिसके ऊपर ये वाली जो क्रॉस है, ये जेनेटिक बेस है वो अप्लाई होती है, लेकिन वहाँ पर हमने जेनेटिक बेस नहीं देखनी, वहाँ पे हमने डिजीज़ को देखना है। जेनेटिक बेस इसकी यही बनेगी। ठीक है, तो आपने डिजीज़ जिसकी भी जेनेटिक बेस बनानी है इस रूल को आपने फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हेमोफीलिया। हेमोफीलिया इज़ अ रेयर डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट इन टिपिकल वे बट इट डज नॉट हैव इनफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। तो हेमोफीलिया क्या है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। अगर किसी को भी थोड़ी सी माइनर इंजरी हो जाए तो उसका ब्लड जो है वो फ्लो होता ही रहता है, बाहर निकलता रहता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड रुकेगा नहीं, तो ब्लड की कमी होगी तो इंसान की मौत हो सकती है। अब ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि इसके पास, उस पर्सन के पास क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता जो ब्लड का क्लॉट बना सके, वो उस इंसान के पास नहीं होता। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ हेमोफीलिया ए। तो सबसे जो कॉमन टाइप है वो हेमोफीलिया ए है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है एक, वो नहीं बनता उस इंसान के अंदर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हेमोफीलिया उसको कहते हैं हेमोफीलिया बी। इसमें फैक्टर नंबर 9 जो है वो नहीं बन पाता उस इंसान के बॉडी के अंदर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमोफीलिया द फॉल्टी जीन इज़ लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो हेमोफीलिया का जो जीन फॉल्टी है, जो अफेक्टेड है, वो किस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है।
हेमोफीलिया ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इन बॉयज़ एंड इज पास फ्रॉम मदर टू सन थ्रू वन ऑफ द मदर्स जीन। तो हेमोफीलिया ज़्यादातर किस में पाया जाता है? सन के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अगर क्योंकि जो एक्स है वो मदर देती है किसको? बेटे को देती है, सन को देती है। अगर आप सन की जीनोटाइप देखें तो वो होती है एक्स और वाई। अगर एक्स एक अफेक्टेड है और वही एक्स सन के अंदर आ जाए तो सन को वो बीमारी होगी, क्योंकि सन के पास तो होता ही एक एक्स है। अगर फीमेल है तो उसके पास दो एक्स होते हैं। अगर एक एक्स नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है तो उसको हेमोफीलिया नहीं होगी, लेकिन उसके पास जीन होगा, वो उस जीन को अपने जनरेशन में आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट वुमेन विथ डिफेक्टिव जीन आर कैरियर। वही बात जो मैंने अभी कही कि अगर वुमेन के पास डिफेक्टिव जीन है वो कैरियर होगी, यानी कि उसके पास वो जीन होगा लेकिन वो खुद नॉर्मल होगी, और जब वो किसी के साथ उसकी शादी होगी तो उसके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें वो जीन ट्रांसफ़र करेगी अपने बेटे को, और वो बेटा जो है वो हेमोफिलिक हो जाएगा, और बेटी को वो ट्रांसफ़र करेगी तो वो बेटी फिर उसकी तरह से माँ की तरह से कैरियर हो जाएगी। बट सम कैरियर्स कैन हैव ब्लीडिंग। अब यहाँ पे एक और सवाल भी है कि माँ के पास हेमोफिलिक एक्स है और एक एक्स नॉर्मल है, ठीक है, फिर भी उसको हेमोफीलिया हो जाता है। अभी तो हमने बात की कि ये तो रिसेसिव फॉर्म है, वो इस वजह से होता है कि एक्स इनएक्टिवेशन एक प्रोसेस होता है जो फीमेल के अंदर होता है, जिसमें ये दोनों एक्स होते हैं, इनमें से एक एक्स एक्टिव हो जाता है और दूसरा एक्स इनएक्टिव हो जाता है। अगर सपोज ऐसा हो एक्सीडेंटली कि इस एक्स को इनएक्टिव होना था जो हेमोफिलिक था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो जो नॉर्मल एक्स था वो इनएक्टिव हो गया और जो अफेक्टेड हेमोफिलिक एक्स था वो एक्सप्रेस हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो फीमेल कैरियर तो होगी, वो साथ हेमोफिलिक बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। पेरेंट्स कैन पास डाउन कलर विजन डेफिशिएंसी टू देयर चिल्ड्रन थ्रू जीन और ऑन क्रोमोसोम विच आर मेड ऑफ डीएनए। तो जीन किसका बना होता है? डीएनए का। अगर वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे है तो वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरेंट पास डाउन द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर विजन डेफिशिएंसी थ्रू एक्स क्रोमोसोम। तो जो कलर डेफिशिएंसी या कलर ब्लाइंडनेस है वो दो तरह की होती है, या रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, और इनका जीन जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है और वो अगर नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा। और अगर इसमें जो मेल हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और फीमेल कम अफेक्टेड होती हैं। फीमेल उस वक्त अफेक्टेड होंगी जब उनके पास होमोजाइगस में कलर ब्लाइंडनेस होगी, और मेल जो है क्योंकि उसके पास होता ही एक एक्स है, अगर उसके पास एक्स आ गया, अफेक्टेड कलर ब्लाइंड आ गया, तो वो उसको ये बीमारी हो जाएगी। मेल एट बर्थ हैव ओनली वन एक्स। अब मेल के पास एक एक्स होता है और वो कहाँ से आता है? मदर से आता है। इफ़ एक्स क्रोमोसोम हैज द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर विजन डेफिशिएंसी, यानी कि माँ के पास जो एक्स था उसके ऊपर वो जीन था जो कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्रेस करवा सकता था, तो वो जीन वो क्रोमोसोम किसके अंदर आ गया? बेटे के अंदर आ गया, मेल के अंदर आ गया। द चाइल्ड विल हैव रेड ग्रीन कलर विजन डेफिशिएंसी। तो फिर उस बच्चे को कलर देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कलर ब्लाइंड हो सकता है। फीमेल एट बर्थ हैव टू एक्स क्रोमोसोम। और फीमेल के पास टू एक्स होते हैं और उनमें से अगर एक एक्स वो मदर देती है और दूसरा एक्स फादर देता है। अगर इनहेरिटेड रेड और ग्रीन कलर विजन डेफिशिएंसी दोनों एक्स के ऊपर है तो फिर उस फीमेल को रेड कलर विजन डेफिशिएंसी होगी। अगर एक के पास एक्स कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरे के पास नॉर्मल है तो फिर उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, वो कैरियर होगा, वो आगे जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर पाएगा। नेक्स्ट है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है कि इट इज़ काज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जेनेटिक म्यूटेशन होती है, और क्या होता है, रिसर्च हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द अफेक्टेड जीन। तो इसमें कुछ जीन अफेक्टेड होते हैं। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज काज्ड बाय जेनेटिक प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग dystrophin, a protein that protect muscle fiber from breaking down when exposed to enzyme। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रोफन एक प्रोटीन होती है, फाइब्रिस प्रोटीन होती है जो मसल के अंदर बनती है और हमारे मसल को प्रोटेक्ट करती है। अगर वो ना बने तो डिस्ट्रोफन जो है वो ना बने हमारी मसल के अंदर, तो हमारे मसल वीक हो जाते हैं, उसमें पेन होने लगता है। तो इससे फिर ये बीमारी हो सकती है, और ये बीमारी क्या होती है? एक्स लिंक होती है। तो ये मेल में कॉमन है और फीमेल में कॉमन इतनी नहीं है। फीमेल उस वक्त अफेक्टेड होगी जब वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगी, और मेल के अंदर अगर एक भी कॉपी आ गई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंगल जीन डिसऑर्डर किस टाइप। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।